तो नमस्कार, स्वागत है परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट 2019 के प्रथम पाली यानी प्राइमरी लेवल के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न पुस्तिका सीरीज जो है आपकी बी है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 5 सब्जेक्ट सॉल्व करने होते हैं। पहला आपका जो बाल विकास होगा ये आपको 1 से 30 तक का सॉल्व करने पड़ेगा। हिंदी जो होगी आपकी 31 से आपके 60 तक। अंग्रेजी आप लोगों ने चूज किया है अगर लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में, तो आपकी अंग्रेजी उर्दू जो होगी आपकी 61 से होंगे। वहीं पे अगर संस्कृत आप लोग लिए हैं तो ये भी आपकी 61 से 90 तक होंगे। और गणित जो होगा आपका यहाँ पे याद रखेगा 91 से 20 तक आपको सॉल्व करने होंगे। पर्यावरण अध्ययन के लिए अगर बात करें तो ये 121 से 150 तक आपके प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। ये मिला के आपके कितने हैं, 5 सब्जेक्ट है जिसको आपको सॉल्व करना होगा। बात करेंगे प्रथम पाली के पेपर यानी प्राइमरी के लिए। आपका जो पहला प्रश्न है इस तरीके से है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि पहला प्रश्न पूछ रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो तत्काल घर भेज देना चाहिए, नहीं। उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसे दंड देना चाहिए, नहीं। उसे परामर्श देना चाहिए कि आपको इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा आपका पहला होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि सहपाठगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित किससे हैं। छात्रों के मानसिक विकास से हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से है, यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों के विकास से है, या फिर छात्रों के वितरिक विकास से है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका छात्रों के सर्वांगीण विकास से होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। छात्रों के मानसिक विकास से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सहगामी पाठ क्रियाओं से संबंधित पूछ रहा है, जिसका राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे दूसरे का दूसरा ही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा। आज हम 150 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, याद रखिएगा। टोटल 150 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएंगे आपके। तो तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। यहाँ पे नहीं प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा। तो थॉर्नडाइक ने भी किया है, याद रखिएगा। स्किनर ने भी किया है, कोहलर ने भी किया है, BFS ब्लूम ने यहाँ पे आपके अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका चौथा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पे, करा शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य किससे है। करा के शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य किससे है। तो बालक यहाँ पे कह रहा है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, जो कि आपका राइट आंसर होगा। बालक का विद्यालय न जाना ये क्या है, आपका अवरोध शिक्षा से नहीं होगा। तीसरा करा कि बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ये भी अगर प्रवेश ही नहीं लगा तो शिक्षा का अवरोध कहाँ से होगा। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देगा तो उसकी क्रियाएं होंगी, लेकिन राइट आंसर आपका क्या होगा, अवरोध। शिक्षा में अवरोध का मतलब होता है जब पढ़ रहा है बालक, उसमें रुकावट क्या होगा आपका, किसी बालक का 1 वर्ष में एक से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो पहला ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे चौथे का सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 5वां प्रश्न करा है, निम्न में से किस से यहाँ पे कौशल में पूर्व ज्ञान का यहाँ पे परीक्षण आता है। यानी पहले का जो ज्ञान है आपका नए ज्ञान के साथ यहाँ पे परीक्षण में आता है। पहला करा है कि प्रदर्शन कौशल, दूसरा करा है कि प्रस्तावना कौशल, तीसरा करा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और चौथा करा है कि समापन कौशल। तो 5वें का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा 5वें का। तो 5वें का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि आप पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नए ज्ञान को यहाँ पे विस्तारित करते हैं। तो यहाँ पे प्रदर्शन कौशल यहाँ पे नहीं होगा, तत्काल होता है प्रदर्शन कौशल। उद्दीपक परिवर्तन कौशल जो होगा ये भी नहीं होगा, समापन कौशल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे आप नेक्स्ट प्रश्न है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है, छठा प्रश्न है। ये करा है कि निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वर्ण का सिद्धांत कहते हैं, किसे। तो यहाँ पे पहला करा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा करा है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और यहाँ पे तीसरा करा है आपका कह रहा है यहाँ पे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा करा है कि सूझ का सिद्धांत। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से पुनर्वरण का सिद्धांत भी कहते हैं किसे, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को कहते हैं। राइट आंसर पहला आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे सातवां देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं। यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया है। आप लोग प्रश्न सॉल्व करते समय हाँ और ना का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे करा कि ब्रूनर की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की यहाँ पे करा सिद्धांत का अंग नहीं है। तो पहला करा क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा आंत प्रज्ञ अवस्था, चौथा करा है कि आपका संख्यात्मक अवस्था। तो यहाँ पे देखिए ब्रूनर की जो अवस्थाएं थी, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ब्रूनर की जो अवस्थाएं थी ये क्रियात्मक यानी कर के भी थी,
प्रतिबिंबात्मक यानी दिखाकर और यहाँ पे संकेतों के माध्यम से थी, लेकिन यहाँ पे आंत प्रज्ञ जो अवस्था थी यही नहीं थी। तो ये तीनों क्या है आपके गलत होंगे। आपका राइट आंसर बचा आपका तीसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के प्रशिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया। पहला आपका यहाँ पे आता है प्रस्तुतिकरण, दूसरा खोज, तीसरा संगठन व्यवस्था और चौथा कह रहा है कि आत्मीकरण और पांचवा कह रहा है कि आपका वाचन या फिर कह रहा है अभिव्यक्तिकरण। तो इसका सही क्रम कौन सा होगा, यानी सही क्रम में कौन सा है। तो सही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका कौन आता है, खोज आता है। ठीक है, फिर इसका बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, पहला दूसरा यहाँ पे सही हो गया। और कह रहा है कि फिर इसके बाद आता है आपका आत्मसातीकरण, यानी यही राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। पहले खोज आता है, प्रस्तुतिकरण आता है, यहाँ आता है आत्मीकरण आता है, फिर इसके बाद आता है आपका संगठन या व्यवस्था, फिर इसके बाद लास्ट में आता है वाचन या फिर अभिक्रियात्मक आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि आपका प्रश्न है 9वां। ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं। देखिए फिर यहाँ पे पूछा है कि नहीं की बात किया है, तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को सॉल्व करते समय हाँ और ना, यानी नेगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो कह रहा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो ज्ञान जो है आपका याद रखिएगा, ज्ञान जो है आपका यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र से आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। अनुप्रयोग भी आपका आएगा। अब मूल्यन जो होगा आपका नहीं होगा, राइट आंसर आपका तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बोध भी आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। देखिए फिर नहीं की बात किया है, अधिगम का वक्र नहीं है, तो अधिगम का जो वक्र है कौन सा नहीं है। कह रहा है कि उन्तोदर यानी उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, मिश्रित, नतोदर या फिर लंबवत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका लंबवत जो होगा, अधिगम का वक्र नहीं है। लंबवत का मतलब है यहाँ पे सीधा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी आपका अधिगम जो होगा इस तरीके से होगा, कभी आपका अधिगम जो होगा खूब ऊपर से नीचे होगा, कभी आपका अधिगम जो होगा इस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे लंबवत नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा आपका जो होगा सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 11 का, और देखते हैं 11 का कितने लोगों का सही होता है। ये कह रहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका किसका है, गिलफोर्ड का है। आपका क्रो एंड क्रो का नहीं है, वुडवर्थ का नहीं है, स्किनर का नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर दूसरा आपका क्या होगा, सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 12 का, जो कि सूची मिलाना है आपका। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, अब शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सूची ए सूची बी से सुलिमित करिए। तो यहाँ पे पहला कह रहा है ब्रूनर। जो ब्रूनर है आपका याद रखिएगा, ब्रूनर जो है आपका ये जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, ब्रूनर का आपका ये आपका होगा पहले का आपका आएगा यहाँ पे यहाँ पे संप्रत्यय के साथ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा दूसरा आसुबेल का जो होगा आपका इसके साथ होगा, संगठित संगठन के साथ होगा। और फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे ग्लेजर का जो होगा आपका पहले के साथ जाएगा। और यहाँ पे गार्डनर का जो होगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ये प्रतिक्षण जो होता है ये आपको एक्स्ट्रा दिया है फंसाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा 12 का सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे समस्या समाधान का प्रथम यहाँ पे चरण कौन सा होता है। पहला करा है कि परिकल्पना, दूसरा करा समस्या की पहचान, तीसरा आकरण संग्रह करना, चौथा करा है कि परिकल्पना का परीक्षण करना। तो 13 का अगर हम बात करेंगे तो 13 का जो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा समस्या की पहचान करना। ये पहला चरण होता है। अगर आप लोग समस्या की पहचान कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका निवारण किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे बालकों का अधिगम का सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा। करा बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा। पहला करा कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। दूसरा करा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तीसरा करा पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल देना। बल देने की बात कर रहा है तो काट दीजिएगा, याद रखिएगा बल जहाँ पर भी देने की बात करे, ये दबाव देने की बात करता है तो गलत होगा। चौथा करा कि शिक्षण व्यवस्था अधिकारवादी, यानी अधिकारवादी का मतलब करा है कि केवल शिक्षक के हाथ में हो, तो ये भी आपका गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 का। ये कह रहा है कि स्मृति स्तर
एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, यानी सबसे आगे है। तो यहाँ पे 15 का जो होगा आपका, यहाँ पे 15 का राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के साथ जाएगा, सबसे उभयनिष्ठ है। यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा सही होगा, चौथा आपका सही होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 16 का। ये कह रहा है कि मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। तो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे तीसरे के साथ जाएगा, गर्भावस्था से ही मानव विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द कंडीशनर ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे IP पावला है, BF स्किनर है, एल्बर्ट थॉर्नडाइक है या फिर कराकी गेने हैं। तो यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर जाएगा आपका गेने के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन आया है चौथा एकदम सही है। अपनी कमेंट को जारी रखिएगा और बताइएगा कि आज आप लोग 150 में से कितने प्रश्न करने वाले हैं और कितने कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव हमला विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो आपका जाता है आपका स्टेनले हाल के साथ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 19वें प्रश्न पे, कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो कुल समय लगने वाला जो होता है आपका 36 मिनट होता है। कितना होता है, 36 मिनट लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, स्किनर का है, एबिंगहास का है, हालिंगवर्ड का है या फिर गेट्स का है या फिर रास का है। तो 20वें का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, रास का है। किसके साथ है, रास का। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ेंगे, आज की क्लास का 21वां प्रश्न है जो कि आपका मिलान है। ये करा स्तंभ A को स्तंभ B से सुलमित करिए यानी मिलाइए। तो 21 का राइट आंसर जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे एनिमल इंटेलिजेंस जो जाएगा आपका यह तीसरे के साथ जाएगा, थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। इन्होंने प्रयोग किया था। पुनर्वलन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम पुनर्वलन की बात करेंगे तो ये जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा, स्किनर के साथ जाएगा। और यहाँ पे तीसरे की बात करेंगे तो ये पहले गेस्ट के साथ जाएगा। अनुकूलन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा आपका पियाजे के साथ जाएगा। तो पहला यहाँ पे जो था आपका तीसरे के साथ था तो पहला हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका दूसरा हो गया, फिर इसके बाद ये मिला के आपका पहला ही आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 22वें का, कराए के विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो पहला कराए निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा कराए एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा अंतः क्रिया का सिद्धांत और यहाँ पे चौथा कराए अंतः संबंध का सिद्धांत। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे 22वें का, तो 22 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर जाएगा आपका यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत यानी कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 23 का। ये करा कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो कौन से संशोधन से शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गई है। तो 23 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 86वें संशोधन के साथ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 24 का। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे यहाँ पे आपका मैकडूगल थे। कौन थे, मैकडूगल। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 25वें प्रश्न पे, ये करा है विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास की अनोखा काल कहा है। तो 25वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका बाल्यावस्था को कहा है। ठीक है, बाल्यावस्था आपका सही होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 26 का। ये करा किसने बहुविम्यात्मक प्रज्ञा प्रत्यय दिया है। तो याद रखिएगा 26 का जो राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, गार्डनर के साथ जाएगा। किसने बहुविम्यात्मक प्रज्ञा यहाँ पे का प्रत्यय दिया है, तो गार्डनर ने दिया है। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे डिसलेक्सिया में कौन सी कठिनाई होती है। याद रखिएगा डिसलेक्सिया में कौन सी कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में जो कठिनाई होती है, याद रखिएगा डिसलेक्सिया में जो कठिनाई होती है, तीसरा आपका सही होगा पढ़ने और वर्तनी में होती है। 28वां का आपका देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। नहीं की बात किया है तो 28 का राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं सभी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त समय देना चाहिए, आवश्यक रूप से बैठने के पर्याप्त समय यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए वो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस पे होना चाहिए। बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 29 का। ये 29 का करा है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। यहाँ पे CDP के 30वें प्रश्न पे अगर हम बात करें, 30वां प्रश्न है कि
बच्चे की बुद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? नैतिक विकास से होती है, सामाजिक विकास से होती है, शारीरिक विकास से होती है या फिर भावात्मक विकास से होती है? तो ये CDP का आप लोग 30 प्रश्न किए हैं, 30वें का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक है। तो ये 30वें का प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बताना है कि बच्चे की बुद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? नैतिक विकास से होती है, सामाजिक विकास से होती है, शारीरिक विकास या फिर भावात्मक विकास से। बात करेंगे हिंदी के प्रश्न से। अब हिंदी के प्रश्न करने के लिए अगर तैयार हैं तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे हिंदी के प्रश्न से 31 से, ठीक है। तो पहला हमारा कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? अधिकरण है, संबंध है, अपदान कारक है, संप्रदान कारक है? तो इसका जाएगा अधिकरण कारक है। कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे कुछ गद्यांश हैं 32 से 33 के उत्तर इसको देना है, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि गांधीवाद राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद पे की विशेषता है कि आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वो प्रायः राजनीतिक क्षेत्र से सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार की प्रसार रह गया है। मन निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद का प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है। मनुष्य सच्चे अर्थों से जन सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। गांधीवाद सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधीवाद ने अपने जीवन की बलिदान कर दिया था। अब बात करेंगे यहाँ पे 32वें प्रश्न की। तो 32 का प्रश्न करा, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के बाद सारे वाद सीमित किससे हैं? तो पहला करा धर्म से है, याद रखिएगा। पहला कह रहा है कि धर्म से है, दूसरा कह रहा सांप्रदायिकता से है, तीसरा कह रहा राजनीतिक क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर जाएगा राजनीतिक क्षेत्र के साथ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 33वें प्रश्न पे। 33 का प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऊपरी गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को बताया गया है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 34 का। 34 का प्रश्न है कि अनुक्रिया, याद रखिएगा अनुप्रिया, सॉरी यहाँ पे अनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कह रहा है कि अनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे 34 का जो जाएगा आपका यहाँ पे धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। आप लोग याद रखिएगा 2019 के आपके यहाँ पे पेपर बी बुक सेट की पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। प्रथम पाली का ये पेपर है, ठीक है। राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्लुत स्वर कौन सा है? ओम है, ओम है, ओम है या फिर ओम है। तो यहाँ पे प्लुत स्वर जो है आपका यहाँ पे 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वो आपका राइट आंसर आपका दूसरा जाएगा। याद रखिएगा 35 का आपका दूसरा होगा। बात करेंगे 36 के प्रश्न की। कह रहा है कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा स्वरूप है? कह रहा है कि कर्तव्य वाच्य है, भाव वाच्य है, कर्म भाव वाच्य है या फिर कह रहा उभय वाच्य है। तो याद रखिएगा इस पर एक प्रश्न के लिए एक क्लास चलाई जाएगी जिसमें आप लोग पहचान सकेंगे कौन सी यहाँ पे वाच्य है, यानी व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न उसमें बताए जाएंगे। एक ट्रिक में आप लोग पहचान लेंगे। तो 36 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे कर्तव्य वाच्य है। राम आम खाता है तो कर रहा है ना, क्रिया कर रहा है। तो राइट आंसर आपका पहला आपका क्या होगा? सर, यहाँ पे पहला आपका सही होगा। बात करेंगे 37 का। कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर में दोहे में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात कर दिया है। अलंकार से भी आपके एक प्रश्न बनेंगे। तो 37 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे श्लेष अलंकार के साथ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा? आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 का। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कह रहा है कि अंक है, चांद है, आंगन है, अंगन है या फिर आँख है। तो यहाँ पे शुद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पे अंगन है। क्या है? आंगना है, अंगना है, ठीक है। अंगना, अंगना आपका क्या है? शुद्ध है। बात करेंगे 39वें प्रश्न की। कह रहा है कि आपका निम्न में से किस शब्द में वर्तनी सही है? तो कह रहा है सन्निधि है, समनिधि है, सन्निधि है या फिर कह रहा है कि सन्निधि है। तो राइट आंसर 39 की अगर हम बात कर देंगे तो 39 का यहाँ पे पहला सही होगा। सन्निधि आपका क्या होगा? सही होगा। कह रहा है कि उपचारात्मक, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 40 का उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण का सामग्री पर, समय की अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्याओं के कारण के सही पहचान पे। तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे समस्याओं के कारण की सही पहचान के लिए आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 42वें प्रश्न पे। उससे पहले कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपके क्या है? ये आपके गद्यांश है। इसमें से आपको प्रश्न को छांटना होगा। तो इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। फिर इसके बाद यहाँ से एक एक नंबर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्दंत की पंगति
कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीज जगे छवि मोती माल अनमोलन की घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की न्यौछावर प्राण करे तुलसी वली जाऊ ललाइन बोलन की। तो इसमें कह रहा है कि इसको छाट कर इसमें से इसके क्या है पद्यांश गद्यांश को लिखना है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो कौन सा रस पूछा है याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है। ठीक है, यहाँ पे बालक के प्रेम के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है आपका दूसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 42 का। ये प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्य में किस कवि की बात की गई है। तो आपने ऊपर ही देखा उसमें लिखा हुआ है किसकी है, तुलसीदास की। किसकी, तुलसीदास की है। बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे उच्चारण के स्थान दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। कह रहा है कि स तालव्य है, स दंतस्थ है, बड़ा स है आपका मूर्धन्य है, च कह रहा है कंठस्थ है। तो राइट आंसर अगर हम 43 की बात कर देंगे तो 43 का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, स जो है दंतस्थ है, शुद्ध है। बात करेंगे 44 की। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अशुद्ध की बात कर रहा है तो पहला कह रहा है विसर्ग कंठस्थ वर्ण है। दूसरा कह रहा है हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा में भिन्न हो गया है। दूसरा कह रहा है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि 6 संयुक्त व्यंजन है। तो 6 यहाँ पे देखिए आपका 44 का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक हो सकता है। बात करेंगे 45 का। तो कह रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस वाक्य में लड़के के विशेष रूप से किस विकल्प को अशुद्ध कहेंगे, एक वचन, कर्ता, पुल्लिंग या फिर बहुवचन। तो 45 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बहुवचन के साथ जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 46 का। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द पूछा है नाथ, खेत, त्रिकुटी, प्रभु। तो इसमें से जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे खेत के साथ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। कह रहा है कि कौन सा शब्द देशज है। तो 47 का जो राइट आंसर जाएगा याद रखिएगा, 47 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे धड़ाम के साथ जाएगा। धड़ाम जो है आपका देशज है। पालन पतलून जो होगा आपका, लाश जो होगी, औरत जो होगी, ये सब देशज नहीं है। ठीक है, ये सब विदेशज हैं। और यहाँ पे जो आपका धड़ाम है ये देशज है। बात करेंगे यहाँ पे छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है। तो योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। यहाँ पे कह रहा है मिथ्या आडंबन होना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। तो यही आपका क्या होगा, तीसरा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 49वें प्रश्न पे। तो ये हमारा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ये आपका ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऋक धन वेद होगा, ऋक धन वेद होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे 50वें प्रश्न पे। तो 50 का जो प्रश्न होगा आपका, आप बीती शब्द में समास कौन सा है। तो आप बीती शब्द में जो समास होगा आपका तत्पुरुष समास होगा, आपका द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु समास इस पे आपका नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका सही होगा। यहाँ पे 51 का कह रहा है कि आपका 51 का कह रहा है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं की बात किया है तो इसका राइट आंसर 51 का जो होगा आपका चौथा नियोजन होगा। ठीक है, नियोजन होगा। चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे आज की क्लास का यहाँ पे 52वें प्रश्न पे। कह रहा रीजु का विलोम शब्द क्या होगा। कह रहा है कि रीजु का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे 52 का जो राइट आंसर होगा आपका चौथा वक्र होगा। क्या होगा, वक्र होगा। चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 53वें प्रश्न पे। तो 53 का प्रश्न और भी अच्छा है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का जल्दी आता है। करा निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो 53 का जो राइट आंसर जाएगा आपका याद रखिएगा नौकर। याद रखिएगा नौकर कोई विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही है। ठीक है, वह नौकर। बात करेंगे यहाँ पे 54 का प्रश्न का। 54 का हमारा कह रहा है यहाँ पे कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम किस भेद का बोध कराता है। तो यहाँ पे 54 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। यहाँ पे 55 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग की बात किया है 55 का। तो यहाँ पे राइट आंसर संतान के साथ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 56 का। 56 का क्या कह रहा है कि प्रशासन वर्ष करा के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना का सही क्रम क्या है। तो ये प्रश्न पूछ
सकता है। तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है उसका सही क्रम की बात करें तो 56 का मधुशाला के बाद मधुबाला आता है, फिर इसके बाद मधुकलश आता है, फिर निशा निमंत्रण आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 57वें प्रश्न पे। 57 का कह रहा है कि सुलिमित कीजिए यानी मिलान करिए, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो चलिए देखते हैं इसके कौन सा सही है ऑप्शन। ये कह रहा है सुलिमित में हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। काशी नागरी प्रचारिणी सभा कब हुई थी? 1918 में हुई थी। या फिर तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। कब हुई थी इसे सुलिमित करना है, कौन सा आपका सही होगा? 57 का, तो 57 की अगर हम बात करेंगे 57 का तो पहले का जो सही होगा यहाँ पे हिंदी साहित्य सम्मेलन ये आपका शुरू हुआ था 1900 आपका कब हुआ था? 1910 में, ये पहला हो गया। दूसरा आपका काशी नगरी याद रखिएगा, ये काशी नगरी सभा जो हुई थी ये हुए थे दूसरा आपका 1893 में, ये सही हो गया। और तीसरा तो इसे भी सही हो गया 1918 यानी तीसरा, यानी पहला ऑप्शन ही आपका क्या है? सही है। बात करेंगे तुलसीदास के रचनाकार हैं, याद रखिएगा तुलसीदास के रचनाकार हैं डॉक्टर हरिराम बिलास शर्मा, केशव दास, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर अगर हम 58 की बात करें तो 58 का जो राइट आंसर जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका अन्या में अनन्या आत्मकथा किसकी है? उषा प्रियवंदा की है, या फिर प्रभा खेतान की है, या फिर मन्नू भंडारी, या फिर सुषम देवी की है। तो 59 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे प्रभा खेतान का है। राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो याद रखिएगा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हिंदी की हमने क्या किया, याद रखिएगा हिंदी के हमने यहाँ पे 59 प्रश्न किए, 60वां प्रश्न आपके इस आंसर का उत्तर होना चाहिए। उत्तर आप इसका देंगे, कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। अब बात करेंगे 61 से, याद रखिएगा अब हम बात करेंगे 61 से, और 61 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है और इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो 61 से चलिए शुरू करते हैं। 61 से कहाँ गया 61 का? 61 पे चलते हैं। अभी तो उर्दू आ गया आपका, इसके बाद हम चलते हैं 61 वाले प्रश्न पे। हाँ, यहाँ पे 61 संस्कृत शब्द आपका शुरू हो गया है। संस्कृत का बात करेंगे, गोधूम शब्द का अर्थ क्या होता है? कह रहा है कि गोधूम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा गेहूँ। क्या होगा आपका? गेहूं होगा। बात करेंगे दूसरे पे 62 का देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण जो है आपका नमस्ते है। तल्य नहीं होगा, महाऔषधि नहीं होगा, यहाँ पे सन्मित्र नहीं होगा, नमस्ते जो होगा आपका यहाँ पे विसर्ग संधि का यहाँ पे क्या है? उदाहरण है। बात करेंगे स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श जो संज्ञक वर्णों की संख्या जो है आपकी कितनी है? 25 है। कितना है? 25 है। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। अब बात करेंगे 64वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है बालिका इस पद का प्रत्यय है, तो कह रहा है कि बालिका में किस पद का है? तो यहाँ पे टाप है। क्या है? टाप है। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? सही होगा। याद रखिएगा चाप नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्यय जो है आपका टाप होगा। कह रहा है कि प्रयत्न में उपसर्ग है, कौन सा? देखिए एक बात याद रखिएगा, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे प्रयत्न में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा परि। याद रखिएगा कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वनाम शब्द है, कुत्रः, स्थूलः, सर्वः, प्रातः। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे सर्वः। याद रखिएगा सर्वः जो है सर्वनाम शब्द है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। बात करेंगे कुज्जर शब्द का अर्थ क्या है? कह रहा है कि कुज्जर शब्द का अर्थ क्या है? तो कुज्जर शब्द का जो अर्थ होता है आपका हाथी होता है। क्या होता है? हाथी होता है कुज्जर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होता है, तो 68 का जो राइट आंसर जाएगा आपका मात्रा के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि सुबंधु की रचना किसकी है? तो सुबंधु की रचना जो है आपकी किसकी है? तो सुबंधु की रचना है आपका पहला स्वप्न वास दासतम। तो राइट आंसर पहला आपका क्या होगा? सही होगा। मेघदूतम नहीं होगा, वासदत्ता नहीं होगा, अभिज्ञान कुशलतनम यहाँ पे नहीं, शाकुंतलम नहीं होगा। बात करेंगे 70 का, तो 70 का निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो स्वर की बात किया है, ह है, री है, री है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 का जो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है आपका? सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 71वें प्रश्न पे।
अब इसे पढ़ना है और इसके बाद इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो 71 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि समाजे सर्वत्र दुर्जनाः पीडयन्ति जनाः यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबलाः इति महादश्चर्यम् यतो हि सज्जनाः प्रायः तटस्थ्या भवति यदि दुर्जनानां प्रतिपदं विरोधं सज्जनाः परिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाजः निर्भयो भविष्यति। तो यहाँ पे पहला प्रश्न 71 का कह रहा है कि उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे सज्जनों की संख्या क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। 71 का जो राइट आंसर होगा, सज्जनों की संख्या बहुत ही कम है। कह रहा है कि उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। क्या है, क्योंकि सज्जन जो होते हैं तटस्थ रहते हैं, अपनी बातों पे अड़े रहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 73 का। तो 73 का देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एवं 74 के उत्तर दीजिए। कह रहा महान वृक्षो जयते वर्धते च तम चैव भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षस्यच्छते तदाते च तदास्या अभिकेता भवति। तो 73 का कह रहा कि श्लोक का भाव क्या है। तो इस श्लोक का भाव जो होगा आपका, प्राणी जो वृक्ष के आश्रित होते हैं वृक्षों के नष्ट होने पर भी निराशित हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर चौथा आपका क्या होगा, सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न अब आ गया है 74 का। ये करा कि उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य क्या है। तो भूतानी का मतलब होता है, याद रखिएगा, भूतानी शब्द का मतलब होता है प्राणी। क्या होता है, प्राणी। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, सही है। अब बात करेंगे यहाँ पे 75 का। तो 75 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो 75 का देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। तो 75 का यहाँ पे कह रहा है आपका कि भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या है, भव है, भवानी है, भवसी है, भवतु है। तो इसका राइट आंसर 75 का जो जाएगा आपका, याद रखिएगा, भवतु के साथ जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन क्या है आपका, सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 76वें प्रश्न पे। 76 प्रश्न का आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, 76% देख लेते हैं। कह रहा है आपका कि मनोरथ में संधि कौन सी है। तो मनोरथ में संधि जो है यहाँ पे विसर्ग संधि है। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। यहाँ पे 77 का कह रहा है कि नेत्राभ्याम आश्रुड़ी पतंती ने नेत्राभ्याम पद विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है। तो 77 का जाएगा सप्तमी विभक्ति है। कौन सी है, सप्तमी, यानी चौथा ऑप्शन क्या है आपका, सही है। यहाँ पे असीनि शब्द है। असीनि शब्द क्या है, तो इसका स्त्रीलिंग होगा। क्या है, स्त्रीलिंग होगा। बात करेंगे यहाँ पे 79 का, तया नृप्यो नुगमत्य में वाच्य क्या है। तो वाच्य यहाँ पे कौन सा है, तो कर्तव्य वाच्य है। क्या है, कर्तव्य वाच्य है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। यहाँ पे कह रहा है कि युपदारु पद में समास कौन सा है। तो 80 का जो राइट आंसर जाएगा तत्पुरुष समास के साथ जाएगा। पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है आपका, सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है 81 का। 81 कह रहा है आपका कि नदी है शब्द रूप प्रयुक्तम वचन। कह रहा है कि नदी में कौन सा यहाँ पे शब्द रूप प्रयुक्त वचन है। तो यहाँ पे नदी का जो जाएगा यहाँ पे बहुवचन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, बहुवचन के साथ जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, सही है। बढ़ेंगे यहाँ पे 82वें प्रश्न पे। कह रहा है कि आक्रांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है भानुः, रामः, वाच, फलम। तो यहाँ पे 82 का जो राइट आंसर जाएगा रामः के साथ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, सही है। प्रजते में संधि है। कौन सी संधि है 83 का, तो यहाँ पे पूर्व रूप यहाँ पे संधि है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान जो 84 का है ये जाएगा दंतोष्ठ के साथ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सही है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे 85वें का। कह रहा है घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द क्या है। तो घुटने के लिए प्रयुक्त जो होगा यहाँ पे जानू होगा। क्या होगा, जानू, ठीक है। राइट आंसर तीसरा आपका क्या होगा, सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 86वें प्रश्न पे। ये कह रहा है संस्कृत के 49 को क्या कहते हैं। संस्कृत के
एकोन यानी संस्कृत में एकोन चत्वारिशत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो 86 का जो जाएगा 39 होगा। क्या होगा? 39। ठीक है, बढ़ेंगे यहाँ पे द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति रूप क्या है? तो 87 का जो जाएगा यहाँ पे द्वि होगा। क्या होगा? चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे ददाति रूप है। क्या है? ददाति रूप है। तो 88 का जो राइट आंसर जाएगा पहला लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। यहाँ पे बात करेंगे 89 का कि गुरूपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो यहाँ पे गुरूप पे जो संधि है, यहाँ पे आपका राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे इसके, तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दीर्घ संधि के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? तीसरा दीर्घ संधि के साथ जाएगा। 90 प्रश्न की अगर हम बात करें तो उपसर्ग है। कह रहा है कि उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या है? कह रहा है कि उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो होगा आपका यहाँ पे 90 का, आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे परा होगा, कुत्र होगा, यदा होगा या फिर यत्र होगा। तो ये संस्कृत था। क्या था? आपके संस्कृत के आप लोगों ने प्रश्न सॉल्व किए। ये 90 का प्रश्न आप लोग बताएंगे। पहला 30 का, फिर 60 का, अब 90 का प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गणित का। गणित के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको भी, और देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे 91% से आगे बढ़ेंगे मैथ के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न करा है, एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि करने की उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल बदल जाए? तो याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बदलने के लिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 37 पॉइंट यहाँ पे क्या करना है? 5% सही होगा। बढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नों को ही केवल उत्तर देंगे। यहाँ पे एक घन का आयत संख्यात्मक रूप से किसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठफल क्षेत्रफल के वर्ग इकाई कितनी होगी? तो 92 का इकाई राइट आंसर होगा 72.0 होगा। वहीं पे अगर हम बात करेंगे 93 के, तो ये करा है कि 2018 में अमित का वेतन यहाँ पे 1,26,500 रुपये है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 में के वेतन तक पहुँच गया। 2016 में उसका वेतन का कितना परसेंट होगा? वेतन कितना परसेंट होगा? 93 का जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा, 93 का जाएगा यहाँ पे 1 लाख होगा। राइट आंसर चौथा आपका सही होगा। 94 की अगर हम बात करेंगे तो 94 का हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन 6 तथा लघुत्तम समापवर्तन 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 94 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 54 के साथ जाएगा। किसके? 54 के साथ जाएगा। 54 का चौथा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 95 का। कह रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार तारीख कितनी पड़ेगा? तो याद रखिएगा, ये जो पड़ेगा आपका 95 का यहाँ पे 27 तारीख को पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने परसेंट शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो 96 का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपये के 6 दर के केले खरीद कर 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो कितने परसेंट की हानि के लिए आप लोग एक सूत्र होता है, उसे आप लोग निकाल लीजिएगा उसके द्वारा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एक बनेंगे। तो 97 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 10% होगी। कितनी? 10% की हानि होगी। बात करेंगे यहाँ पे आपके यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 का। ये कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? याद रखिए 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है? तो याद रखिएगा ये इसका राइट आंसर बहुत ही आसान है। इसका राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे लगभग यहाँ पे 10-3, ठीक है, किलोग्राम के साथ जाएगा। यानी पहला दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 99 का। ये कह रहा है कि 0.01 के घाते 2 का प्रतिशत के रूप में लिखने पर कितना मान आएगा, यानी कितना उत्तर सही होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 99 का? तो 99 का आंसर होगा आपका यहाँ पे पहला भी सही होगा और चौथा भी सही होगा, ठीक है। इसलिए पहला और चौथा सही होगा। 0.01% लिख सकते हैं या फिर 1/100% लिख सकते हैं, यानी चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। बात करेंगे यदि दो संख्याओं का अंतर गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा कितना होगा? ठीक है, कह रहा है कि उल्टा कितना होगा। तो उल्टे के लिए क्या करेंगे आप? उसे यहाँ पे बटे में बदल देंगे। क्या करेंगे? बटे में बदलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे 100 का पहला होगा, यानी 5/36, यानी पहला जो होगा उससे ऊपर कर दीजिए, दूसरा
जो होगा उसे नीचे कर दीजिए। व्युत्क्रम मतलब भाग, उल्टा। बात करेंगे एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार के कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन होता है? तो 101 का राइट आंसर होगा आपका दूसरा, यानी 24.4% होगा। बात करेंगे 102 का, किसी कमरे के 15 मीटर 17 मीटर लंबे 9 मीटर 2 सेमी चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम संख्या जो होगी आपकी ये 814 होगी। कितनी होगी? 814। ठीक है, कितनी होगी? 814। अब बात करेंगे 193 प्रश्न पे। 103 का कह रहा है आपका कि गुणनफल, यानी कह रहा है कि गुणनफल 2153 के घाते 167 में इकाई के अंक कितना है? इसका इकाई का अंक बहुत ही आसान है। यहाँ पे 2 संख्या लीजिए, इसे 4 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा उसमें इकाई का मान निकाल लीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे 103 का जो राइट आंसर होगा आपका 103 का दूसरे के साथ जाएगा 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश को 20%, हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न जो होता है 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न क्या है? बहुत ही आसान है, याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। इसका राइट आंसर होगा 5/8। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? तो 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? तो यहाँ पे 105 का जो राइट आंसर होगा आपका चौथा होगा। पहला भी सही होगा और तीसरा भी सही होगा। ठीक है, बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, 8, 15, 17। ठीक है, बढ़ेंगे यहाँ पे जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या कितनी है? 41 417 जेड 8 9 से विभक्त हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा आपका किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग 107 का। तो 107 का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा, दूसरे के साथ जाएगा 7। ठीक है, बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 21 60 घात बराबर होता है ए 2 के घाते ए 3 के घाते बी 5 के घाते सी, तो 3 के घाते ए बी के घाते माइनस बी 2 के घाते माइनस बी और 5 के घाते माइनस सी का मान क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, ये सब प्रश्न आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कराएंगे, ये सब प्रश्न आपको आना चाहिए, बस आपको उत्तर बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 81/के यहाँ पे 80 या 40 होंगे। बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 109 का, ये करा कि पार्श्व आकृति ज्ञात करें यक्स का मान क्या होगा? ठीक है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें यक्स का मान क्या होगा? तो यक्स का मान जो होगा, याद रखिएगा, यक्स का मान जो होगा आपका यहाँ पे 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 110 का, किसी बटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है आयत चित्र द्वारा, ये अधिक संचयी बारंबारता द्वारा, ये कम संचयी बारंबारता द्वारा, या फिर आवृत्ति बहुभुज यहाँ पे बहुभुज द्वारा। तो यहाँ पे बहुभुज द्वारा। तो राइट आंसर अगर 110 की बात करेंगे तो 110 का पहला आपका सही होगा, आयत के चित्र द्वारा। ठीक है, राइट आंसर आपका पहला सही होगा। बात करेंगे 111 का, तो 111 का करा है a+b/c बराबर b+c/a बराबर c+a/b बराबर के हो। तो के का मान क्या होगा? तो के का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो के का मान आपका जाएगा 2। ठीक है, बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? भुजा की माप 1.2 सेमी, 4.2 सेमी, 5.9 सेमी, 1.8.1 सेमी हो। तो ये क्या है? तो ये जो होंगी सेमी आपकी। राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे 112 की, तो 112 का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा 1 होगा। ठीक है, 113 की अगर हम बात करें तो ये करा कि एक भिन्न का हर अंश 2 गुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगी? तो मूल भिन्न जो होगी, याद रखिएगा, 113 का 1 होगी, कि ना 4/9 होगी। तो राइट आंसर आपका पहला सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 114 का, 114 का कह रहा है आपका कि सरल कीजिए कि कोष्टक में -9 कोष्टक बंद माइनस करा है कि मझला कोष्टक के अंदर 8, फिर इसके बाद करा है +24/13 के ऊपर बार लगा हुआ है -7 को सॉल्व करिए। तो इसका राइट आंसर 114 का जो जाएगा यहाँ पे तीसरा सही होगा आपका, याद रखिएगा, -5 होगा। अगर 15 की बात करें, यदि मस ए 8 है, ए बराबर 8 है, 4 है, सॉरी यहाँ पे ए और 8 है बराबर 4, तो लस बराबर ए 8 24 हो। तो ए का मान क्या होगा? ए का मान पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो ए का मान जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। ए का मान जो होगा आपका, याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जो 14 का होगा, 14 का जो राइट आंसर होगा तीसरा आपका सही होगा। सॉरी यहाँ पे जो 15 का मान होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 15 का जो मान होगा यहाँ पे तीसरा सही होगा, 12 होगा। कितना होगा? 12। ठीक है,
बात करेंगे यहाँ पे 16 का कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर, परिमाप 46 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो खेत का क्षेत्रफल जो होगा 116 का क्षेत्रफल जो होगा 120 मीटर होगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे कह रहा है कि मझला कोष्ठक छोटा कोष्ठक के अंदर 2 घाते 1 मझला कोष्ठक बंद सोडियम छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक के घाते 1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे अभाज्य संख्या होगी, सम संख्या होगी, 2 का गुणक होगा या फिर विषम होगी। तो राइट आंसर अगर 117 की बात करेंगे तो 117 का आपका जाएगा, तीनों सही होंगे, ए बी तीनों सही होंगे। ठीक है, चौथा आपका क्या होगा? विषम संख्या प्राप्त नहीं हो। 118 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करा 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या का विषम हो सकती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो राइट आंसर अगर 18 की बात कर देंगे तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा, बहुत ही अच्छा इसका आंसर होना चाहिए आप लोगों का, तो इसका 118 का जाएगा आपका एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। ठीक है, बात करेंगे 119 का करा एक बहुभुज के अंतः व बाह्य कोणों का अंतर 60 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 119 का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे 6 होगा। आज की क्लास का यहाँ पे गणित के 120वें प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे। एक सरल रेखा पर स्थिति बिंदु की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी, 2 होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, बताएंगे। आपका 30 का बताना है, 60 का बताना है, 90 का बताना है, अब 120 का बताना है। इन चारों का आंसर आप लोगों को बताना है। बढ़ेंगे आज की क्लास का पर्यावरण और अब बढ़ेंगे अंतिम चरण की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 121 से शुरू होने वाला है और देखते हैं कितने लोग इसमें स्कोर कर पाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो कह रहा है लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में या फिर पंचायती राज व्यवस्था में। तो पहले का यहाँ पे होगा पंचायती राज व्यवस्था के साथ जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 122वें की कह रहा है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो याद रखिएगा क्या उम्र होनी चाहिए? 35। याद रखिएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। बात करेंगे सूची ए को सूची बी से यहाँ पे क्या करिए? सुलिमित करिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मिलान करने पे क्या आता है। इसका करा है कि भारतीय संघ, राज्य, नगर, पंचायत, इसको क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पे किस प्रकार से मिलाना है? 123 का जो जाएगा पहला, यहाँ पे पहला का जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा भारतीय संघ, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ जाएगा 123 का। ठीक है, यहाँ पे अब बात करेंगे यहाँ पे जो जाएगा आपका दूसरा जो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे राज्यपाल के साथ, राज्य राज्यपाल के साथ जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पे आपका जो तीसरा होगा ये आपका चौथे के साथ जाएगा यहाँ पे, और ये जो होगा यहाँ पे होगा, यानी राइट आंसर आपका दूसरा सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? कह रहा है कि बिहार 1958 में, जम्मू कश्मीर 1956 में, केरल में 1959 में, मध्य प्रदेश में 1957 में। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे, राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर का जो होगा, इसका राइट आंसर 124 का जो होगा आपका, याद रखिएगा यहाँ पे केरल 1959 में होगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा 25वें का। ये आपका कह रहा है कि नगर निगम में कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर, चुंगी, गृह, उपयुक्त सभी। तो 125 का जो राइट आंसर होगा आपका 125 का जाएगा उपयुक्त तो सभी लगाया जाता है। मनोरंजन कर भी, चुंगी भी, गृह भी, ये सभी लगाया सकता है। यहाँ पे चौथा आपका क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर कह रहा पूर्वा किस अधिवास से शामिल है? तो पूर्वा जो है याद रखिएगा आपका किससे समय? ग्रामीण से संबंधी है। राइट आंसर तीसरा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी का पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अरावली है, अल्पीसियन है, यूराल है या फिर किलिंगमंजारो है। तो राइट आंसर 27 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे किलिंगमंजारो है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। बात करेंगे एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो एलिफेंटा जो द्वीप है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये जो द्वीप अवस्थित है ये आपके मुंबई तट पे है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? सही है। करा कि आपका 129 का कि मानसून वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। कहाँ होती है? 70 से 200 होती है, 50 से 150 होती है, 150 से 200 होती है, 70 से 100 होती है। तो 129 का जो राइट आंसर जाएगा आपका 129 का जो राइट आंसर जाएगा पहले से जाएगा 70 से 200 होती है। राइट आंसर आपका पहला सही होगा। बात करेंगे कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार कहाँ है? तो ये जो है आपका 130वें का पहला यानी प्रायद्वीपीय पठार में का है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। बढ़ेंगे 131 का। 131 का कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो यहाँ पे प्लूटोकिया, ठीक है, प्लेक्टेला है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। बढ़ेंगे यहाँ पे 132 का प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? प्रोटीन अणुओं की जो इकाई होती है ये आपकी यहाँ पे अमीनो अम्ल होती है।
बात करेंगे 33 का, करा के निम्न में से कौन सा अंगक पादक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो ये जो होता है आपका यहाँ पे याद रखिएगा 33 का, यहाँ पे तारक काय होती है। ठीक है, बात करेंगे 134 का। 134 का बहुत ही अच्छा है, ये हमारा कह रहा है 34 का कि मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृति है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृति है। 134 का यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। बात करेंगे 135 का। तो 135 का करा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है याद रखिएगा आपका सारस क्रेन है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। बात करेंगे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश रेडियर पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश, मानसून, गर्म स्थल और ट्रेगा में। तो यहाँ पे किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। तो 136 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश में, पहला आपका क्या होगा सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 37 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। नहीं की बात कर रहा है तो पंपास है, माउंस है, डाउन्स है, कंपास है या फिर यहाँ पे प्रेयरिस है। तो यहाँ पे राइट आंसर 137 का जो जाएगा यहाँ पे तीसरा का जाएगा कंपास के साथ जाएगा। ठीक है, कंपास के। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा बृहत्तम महाद्वीप जो है आपका यहाँ पे एशिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। 39 की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो भारत में थारू जो जनजाति होती है ये कहाँ निवास करती है। तो ये निवास करती है उत्तराखंड में। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट है भिलाई इस्पात यंत्र कहाँ है। तो भिलाई यहाँ पे संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो 140 का जो राइट आंसर जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। संसार का सर्वाधिक यहाँ पे समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है यहाँ पे यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जलकुंभी। याद रखिएगा जलकुंभी के नाम से विख्यात है, आप लोग देखते होंगे। बात करेंगे 142 का, वायरस। याद रखिएगा वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। तो वायरस का अजैविक होने का लक्षण जो होता है आपका यहाँ पे आपका चौथा सही होगा, क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बात करेंगे यहाँ पे पादप हार्मोन में फलों की पकाने की सहायक कौन सा होता है। तो फलों को पकाने के लिए कौन सा होता है 43 का। तो 43 का होगा यहाँ पे एथाइलिन होगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आवासीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या है। तो यहाँ पे वह क्या है याद रखिएगा, वह क्या है तो वो जाएगा आपका यहाँ पे क्लास्ट्रीडियम के साथ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 45 का, कंटिन्यू 100-150 प्रश्न आपके हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग शेयर ज़्यादा करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा 145 में कहा कि किस प्रकार से एनडीए की कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। तो किस प्रकार के डीएनए में कोशिका के समान रूप पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 145 का आपका दूसरा यहाँ पे बी डीएनए में। ठीक है, बात करेंगे सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है 147 का। तो 147 का जो होगा आपका राइट आंसर तीसरा आपका सही होगा सोनपुर में। ठीक है, बात करेंगे 48 का, करा के राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो हुई थी आपकी 1961 में हुई थी, तीसरा ऑप्शन सही है। 49वें की अगर हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो ये जो मिलता है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में, तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। आज की क्लास का इस पेपर का प्रथम पाली का जो पेपर था 2019 का 150वां प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे। किस देश में लचीला संविधान लागू है, भारत में, अमेरिका में, चीन में, यूनाइटेड किंगडम में। इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए आप लोगों के लिए क्या रखा गया था, 30वां प्रश्न का उत्तर आपको देना है, 60वें प्रश्न का देना है, 90 प्रश्न का देना है, 120 का आपको उत्तर देना है और 150। इन पांचों का उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और जल्द ही आप लोगों को लेके आ जा रहा है जूनियर का, उससे भी आप लोग सोल्व करिएगा। 150 के 150 प्रश्न हम लोग सोल्व करने वाले हैं, उसमें भी जिनका भी पेपर होने वाला है। तो आज की क्लास के लिए एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा।